नमस्कार दोस्तों। वीडियो नंबर 4 स्पीडी साइंस एक्सप्लेनेशन बुक। वीडियो नंबर 4 में हम शुरू करते हैं और ये पढ़ते हैं किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है। तो किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल। ये क्या है कि इसका एक रिएक्शन होता है, जैसे ग्लूकोज के साथ 3 चीज का रिएक्शन होता है। ये यहाँ पे मांसपेशी है और यहाँ पे लैक्टिक। हम बोले कि ग्लूकोज के साथ याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होता है। ग्लूकोज C6H12O6। तो इसके साथ 3 चीज का। पहला, अगर ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे लिख दिए इन एब्सेंस, एबीएस मतलब एब्सेंस, O2 मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो अगर मसल्स के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा और मसल्स के साथ रिएक्शन करेगा, मसल्स के साथ, तो ये क्या दे देगा? लैक्टिक एसिड। और प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। दूसरा चीज है फिर वही इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही, मतलब O2 नहीं रहेगा, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ। बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ, तो ये क्या दे देगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वही जिसको बोलते हैं कि C2H5OH, या इसी को बोलते हैं, इसी को बोलेंगे CH3CH2OH। 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज अगर C6H12O6, ग्लूकोज यदि ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। यही अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो इथाइल अल्कोहल दे देगा। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला यह है CH3CH2OH। तो यहाँ पे क्या है? मांसपेशियों में थकावट। तो हम बताए थे कि मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड की, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। क्या होता है? C3H6O3 लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मतलब एंटीबॉडी। प्रतिरोध तो लिम्फोसाइट या लसीकाणु की, इसको बोलते हैं लसीकाणु। WBC को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। व्हाइट ब्लड सेल में लिम्फोसाइट होता है, तो प्रतिरोध जब भी बोलेगा कि हमारे बॉडी में, प्रतिरोध का मतलब एंटीबॉडी। प्रतिरोध मतलब एंटीबॉडी। अब यही जब हमारे बॉडी कोई बैड बैक्टीरिया से अटैक होता है बॉडी में, तो यही प्रतिरोध क्षमता जिसका अच्छा होता है, जिसका एंटीबॉडी अच्छा होता है, वो बीमारी से बच जाता है। जिसका एंटीबॉडी कमजोर होता है वो बीमार पड़ जाता है। तो कहने का मतलब कि WBC में लिम्फोटिक काउंट होता है। लिम्फोटिक काउंट मतलब इस लिम्फोटिक का संख्या होता है। लिम्फोटिक काउंट पे क्या कहता है? लिम्फोटिक काउंट कहता है एक लिम्फोटिक काउंट जो होता है कि कितना होना चाहिए, तो कहता है कि एक माइक्रो लीटर ब्लड में, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में आपका लिम्फोटिक काउंट कितना होना चाहिए? 1000 से 4800 के बीच होना चाहिए। 1000 से 4800 के बीच होना चाहिए।
डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, लिम्फोटिक काउंट होता है। और इस लिम्फोटिक काउंट का नॉर्मल रेंज क्या है कि 1 माइक्रोलीटर, ठीक है, माइक्रोलीटर ब्लड में 1 माइक्रोलीटर इस तरह का कोई होता है, इस तरह का चीज, इसमें 1 माइक्रोलीटर ब्लड में आपका 1000 से 4800 के बीच लिम्फोटिक काउंट है तो सही है, लिम्फोटिक काउंट है तो सही है। ऐसे बोला जाता है कि अगर 1500 से नीचे अगर किसी का लिम्फोटिक काउंट है तो वो व्यक्ति बीमार होगा, और फीवर, टाइफाइड, इस तरह की बीमारी से, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह से। अगर लिम्फोटिक काउंट इससे ज्यादा हो जाता है, 4800 से ज्यादा हो जाता है लिम्फोटिक काउंट, तो कहा जाता है कि इसमें भी आपका बॉडी जो है कि कोई ऐसे अनजान बैक्टीरिया से लड़ रहा है जो आपको भविष्य में बीमार करेगा। तो लिम्फोटिक काउंट कम होने का तो मतलब है कि फीवर, टाइफाइड है आदमी को, या आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम है। ये बताता है रेंज कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता इतना के बीच में अगर लिम्फोटिक काउंट है तो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। अगर 1500 से है तो 1000 से 4800 के बीच में, लेकिन अगर 1500 से नीचे आता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति करीब करीब बीमार होने के करीब है, उसको फीवर, टाइफाइड या सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ हो सकता है। अगर 4800 से ऊपर लिम्फोटिक काउंट है, अगर 4800 से ऊपर लिम्फोटिक काउंट है तो भी आपका बॉडी कुछ ऐसे बैक्टीरिया से फाइट कर रहा है जो कि आपको भविष्य में बीमार करेगा, तो याद रखना है। और इसमें डब्ल्यूबीसी में एक बीटा सेल होता है और एक टी सेल होता है। यही बीटा सेल एंटीबॉडी बनाता है, यही बीटा सेल एंटीबॉडी बनाता है, यही बीटा सेल एंटीबॉडी बनाता है। और यही टी सेल ट्यूमर को मारता है, ट्यूमर सेल को किल करता है, ट्यूमर सेल को क्या करता है, मारता है। इसको जानकारी रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में बीटा सेल जो है कि एंटीबॉडी बनाता है और टी सेल जो कि ट्यूमर सेल को किल करता है। तो डब्ल्यूबीसी का 1 माइक्रोलीटर में 1000 से 4800 के बीच होना चाहिए। और प्रतिरोध, ये व्हाइट ब्लड सेल जो है कि शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, और प्रतिरोधक क्षमता इसी पर निर्भर करती है कि किसी का लिम्फोटिक काउंट कितना है, व्हाइट ब्लड सेल लिम्फोटिक काउंट कितना है। इसका बॉडी में हमारा परसेंटेज कितना होता है, 20% 40%, 20% से 40% होता है। और इसी में जब ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। इसी में जब ब्लड कैंसर होता है, व्हाइट ब्लड सेल में ही ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर इसी में होता है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या है, ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, इसमें व्हाइट ब्लड सेल में। 3 तरह का ब्लड कैंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ल्यूकेमिया से पूछते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है कि जैसे इसका परसेंटेज है 20% से 40% बॉडी में, ठीक है। और इसमें डब्ल्यूबीसी का 20% टू 40% है। लेकिन जब ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, तो क्या होता है, ये 20% से 40% है। और इसका लाइफ कितना दिन होता है, 3 से 4 दिन, 3 to 4 डे। मतलब ये इसके बाद मृत होता है, फिर बनता है, मृत होता है, फिर बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हड्डी है ना, हड्डी, ये मान लीजिए आदमी का हड्डी है, इसका बीच का भाग, इसी में बीच में लस टाइप का होता है, जो टाइप का, इसी में बोन मैरो पाया जाता है। तो बोन मैरो मान लीजिए आदमी का हड्डी है तो इसके बीच में अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन यही जब ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया होता है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है कि 3 से 4 दिन में डेड नहीं हो पाता है, और इतना ज्यादा ब्लड काउंट बढ़ जाता है, इतना ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल बनने लगता है कि कितना अनकंट्रोल्ड वे में। कैसे बनने लगता है, अनकंट्रोल्ड वे में, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में बनने लगता है, बेतरतीब तरीका से। और इतना बनने लगता है कि डेड नहीं होता है। बहुत ज्यादा बनने के कारण क्या है कि ये 20 से 40% की मात्रा को क्रॉस कर जाता है, और बढ़ते इतना हो जाता है कि ये 100% पर आ जाता है। और बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल का बढ़ जाने के कारण अनकंट्रोल्ड वे में आदमी का डेड हो जाता है, क्योंकि एक हद से ज्यादा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल में ही
न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए ब्लड कैंसर व्हाइट ब्लड सेल में होता है। ब्लड कैंसर से ध्यान रखिएगा कि खतरा किसको है। आरबीसी को ब्लड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, रेड ब्लड सेल को ब्लड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्लड कैंसर से कोई लेना देना है किसी को तो WBC, ब्लड कैंसर WBC दिमाग में रखिए, ठीक है। अनकंट्रोल्ड वे में व्हाइट ब्लड सेल बनने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी के बारे में कह रहा है कि आरबीसी आरबीसी कितना दिन? 120 दिन। और WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन। यही 3 से 4 दिन में नहीं डेड करता है और इतना लगातार बढ़ते जाता है जिसके कारण इसमें ब्लड कैंसर होता है। बताए हैं कि आरबीसी को ब्लड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, ये WBC का है। और WBC ही लिम्फोटिक लिम्फोसाइट होता है और ये एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी किसी बात पर निर्भर करती है कि उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल का क्या हालचाल चल रहा है। फिर है शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? एक चीज को समझ लीजिए, बनने से बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है सबको, तो इसको 1 मिनट समझ लेना है। क्या समझना है इसमें? देखिए इस बात पर फोकस करिए। शिरा रक्त ऑक्सीकरण के लिए मतलब इसमें से O2 को बढ़ाने के लिए और CO2 को खत्म कर देने के लिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, इंग्लिश में ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब ऑक्सीजन युक्त, हिंदी में ऑक्सीजन युक्त। तो शिरा रक्त हम पढ़े थे कि शिरा रक्त जो होता है वो क्या है? अशुद्ध रक्त। शिरा रक्त क्या है? अशुद्ध रक्त। शिरा रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त। कहां ले जाना है? फेफड़ों तक। शिरा रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त। देखिए शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए बताना, शिरा रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजनेटेड, इसको ऑक्सीजन इसमें बढ़ाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए। फेफड़ों तक, तो मान लीजिए कि फेफड़ा यहाँ है, तो फेफड़ों तक ले जा रहा है, ठीक है। तो कहां से ले जा रहा है? हार्ट से लंग्स तक। तो हार्ट से लंग्स तक जो ले जाता है, तो हम बोले कि शिरा रक्त का मतलब अशुद्ध, शिरा रक्त का मतलब समझिए अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक है, CO2 का मात्रा अधिक है। शिरा रक्त का मतलब कि CO2 अधिक मात्रा में है, CO2 अधिक मात्रा में है, तो इसको खत्म करने के लिए लंग्स में ले जाता है, लंग्स फिल्टर कर देता है। तो शिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक, तो हम पढ़े हैं कि जैसे हार्ट से ही फेफड़ा में लंग्स में ले जाएगा। तो हम लोग अभी तक पहले पढ़ चुके थे कि धमनी के बारे में, कि धमनी जो है कि बोले थे कि धम-धम करता है। धमनी क्या करता है? धम-धम करता है। धम-धम करेगा, इसके कारण ये कौन धम-धम करता है? शुद्ध चीज धम-धम करता है। धम-धम कौन करता है? शुद्ध चीज धम-धम करता है, सुगंध देता है। तो हम बोले थे कि धम-धम कौन करेगा? जो शुद्ध होगा। इसका मतलब कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता? तो फुसफुस धमनी। आंसर में फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी का मतलब इंग्लिश में होता है प्लूमेनरी आर्टरी, आर्टरीज।
प्लुमनरी आर्टरी। तो ये जान लीजिए, लास्ट जो बात बोल रहे हैं उस पर गौर करना है। बोले कि धमनी जो है कि हम पढ़े हैं, होता यही है कि धमनी जो है कि धम धम करता है, और धम धम का मतलब वही करेगा जो शुद्ध होगा। तो इसका मतलब कि शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर होगा। शुद्ध रक्त होने का मतलब कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न के बराबर है। तो लास्ट जो बात बोल रहे हैं इस पर फोकस कर लेना है। हम क्या बोले कि सीरा रक्त मतलब, यहाँ पे पढ़िए, अशुद्ध रक्त। सीरा रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 का मात्रा अधिक है उसमें। सीरा रक्त मतलब अशुद्ध, सीरा रक्त मतलब अशुद्ध, ध्यान में रखिए। सीरा का मतलब अशुद्ध। जब धमनी शुद्ध है तो सीरा अशुद्ध होगा। तो सीरा रक्त का मतलब होता है अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, या ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, या शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो हम अभी तक पढ़े कि धमनी से सारा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाएगा, तो फुसफुस धमनी। तो ये लास्ट चीज आपको ध्यान में रख लेना है जो बता रहे हैं नोट में, कि धमनी से हमेशा ही, धमनी से क्या है कि हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है। मतलब शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन रहित रक्त बहेगा। धमनी से हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा अपवाद है। क्या है? शॉर्ट में लिख रहे हैं, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या है? प्लुमनरी आर्टरीज। ये प्लुमनरी आर्टरीज, प्लुमनरी आर्टरीज क्या है? एक अपवाद है। ये क्या है? एक अपवाद है, एक्सेप्शन में है। कि हम जानते हैं कि धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, धमनी से हमेशा ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, धमनी से हमेशा ही ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आर्टरी से, धमनी से हमेशा ही शुद्ध रक्त बहेगा, हमेशा। लेकिन एक जगह पे अपवाद ऐसा है कि जो फुसफुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स में ले जाता है, साफ करो, ताकि फिर से ये शुद्ध रक्त को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यह ध्यान रखना, ये जो बात लिखवाए हैं कि धमनी से हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है। O2 का मतलब शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा अपवाद है जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। इसके ठीक उल्टा अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे कि सीरा से हमेशा ही अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब सीरा से हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक वाला रक्त बहता है। लेकिन फुसफुस सीरा एक ऐसा अपवाद है जिससे शुद्ध रक्त बहेगा। तो क्या है? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। सीरा धमनी से हमेशा ही शुद्ध रक्त बहेगा, फुसफुस धमनी एक ऐसा अपवाद है जिससे कि CO2 का मात्रा अधिक होगा, जो रक्त बहेगा, मतलब अशुद्ध रक्त। ठीक उसी तरह से ठीक इसका उल्टा लिख लीजिएगा कि सीरा से हमेशा ही अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन फुसफुस सीरा से शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक इस बात का उल्टा सीरा के लिए है। तो याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ें कि सीरा रक्त को ऑक्सीजन साफ करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए फेफड़ों तक फुसफुस धमनी क्या है? ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। धमनी से हमेशा शुद्ध बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी सिर्फ धमनी का बात करें तो शुद्ध बहेगा। लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा अपवाद है जिसके चलते, फुसफुस धमनी अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। तो इसको ध्यान में, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए इतना बताना पड़ गया है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। जैसे जनरली है कि सीरा अशुद्ध और धमनी शुद्ध, लेकिन ये हमेशा ही सही होगा कि सीरा से हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा और धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त। लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा अपवाद है जिससे कि अशुद्ध रक्त बहता है, और फुसफुस सीरा एक ऐसा अपवाद हो जाएगा जिससे कि शुद्ध रक्त बहेगा, उल्टा हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस, गुर्दा का मतलब किडनी, गुर्दा मतलब किडनी। तो डायलिसिस क्या होता है? ब्लड चेंज करना,
ब्लड को चेंज कर देना, गंदा ब्लड को चेंज कर देना, डर्टी ब्लड को चेंज कर देता है, वही डायलिसिस कहलाता है। ह्यूमन बॉडी से डर्टी ब्लड को चेंज करके फिर उसमें नया ब्लड इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो कृत्रिम गुर्दा मतलब कि इसको यही कहता है कि वो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है मैन मेड। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि ब्लड को चेंज करवाना, ये 6 महीना पे करवाना पड़ता है। जिसका किडनी खराब है उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। कृत्रिम गुर्दा याद रखिएगा, डायलिसिस उसको अपवहन बोलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ठीक है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा पिगमेंट पर आधारित है, किसके कारण होता है, किसमें पाया जाता है या किसके कारण होता है? तो आइरिस, इसको समझ लीजिए, इसको 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। इसको 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। तरह के एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा, मतलब कि जो होता है ना कि मान लीजिए कि ये आई है, ये आई है, तो देखिए आई में ही बीच वाला भाग सबका काला होता है। आई में ये जो बीच वाला गोला होता है ये सबका काला होता है, सबका काला ही रहता है। ये जो बीच वाला भाग, ठीक है, ये सबका काला ही रहता है और ये ऐसे रहता है। ये बीच वाला भाग याद रखिए सबका काला होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। और ये बीच वाले भाग को कहते क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बीच वाला जो भाग है इसको प्यूपिल कहते हैं। तो ये बीच वाले भाग को प्यूपिल कहते हैं, बड़ा सा बना देते हैं। तो ये यहाँ पे जो है कि ये सबका काला ही रहता है, ये सबका काला रहता है और ये प्यूपिल कहलाता है, इसमें किसी का चेंजिंग नहीं होता है। ये सबका काला ही होता है बीच वाला, चेंजिंग किसमें होता है, ये जो इसके बाद जो ये हिस्सा होता है, इसको और बड़ा कर देते हैं। ये जो हिस्सा होता है, ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो रंग रहेगा, ये ये व्हाइट ही रहता है, इसीलिए व्हाइट कलर से रंग रहा है। ये मान लीजिए कि इस तरह से है ह्यूमन आई, और ये जो है ये है प्यूपिल, और इसको हम इस कलर से दिखाते हैं, इसको इस कलर से। तो कहने का मतलब है कि ये प्यूपिल हुआ बीच वाला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके बाद का जो हिस्सा होता है, इसके बाद का जो हिस्सा होता है, जो ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे किस तरह का होता है, जिसको बोलते हैं स्केलेरा, जिसको बोला जाता है स्केलेरा बोलते हैं। 1 मिनट। ये 3 लेयर में होता है, ये जो देख रहे हैं ब्लैक रंग है, ब्लैक के बाद एक और होता है, और इसके बाद ये पूरा व्हाइट होता है, इसके बाद ये पूरा व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है। आंख में इस तरह से 3 लेयर होता है।
जैसे कि बीच वाला भाग ब्लैक होता है, उसके बाद छोटा सा आपको घेरा दिखाई देगा, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है व्हाइट दिखाई देता है। तो यही जो बीच वाला भाग है उसको पीपल कहते हैं, ये पीपल कहलाता है। ये जो है ये ये पोर्शन जो पिंक कलर का है, ये पोर्शन जो पिंक कलर का है, यही कहलाता है आइरिस। यही कहलाता है आइरिस। ये क्या कहलाता है? यही आइरिस कहलाता है, आइरिस, जिसको परितारिका कहता है हिंदी में। परितारिका, हिंदी में इसको परितारिका कहता है। और यही होता है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसी को कहते हैं, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसी को कहते हैं स्केलेरा। स्केलेरा कहा जाता है। और आगे जो क्वेश्चन है, देखिए ये जैसा कलर का होगा ना, ये जो है जितना भी, ये जिस कलर का होता है ये सबका ब्लैक होता है, ये पोर्शन सबका ब्लैक होगा। लेकिन ये जो उसके बगल का जो गोल वाला भाग है जिसको आइरिस कहते हैं, वो जिस कलर का होता है उसी कलर का आंख दिखता है। और इसके बाद ये जो व्हाइट वाला भाग बड़ा सा जो होता है वो स्केलेरा होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कि जब आंखों में धूल कण लगने के बाद सूज कर गुलाबी हो जाता है तो कौन सा भाग होता है? तो यही स्केलेरा है ना। तो इसी स्केलेरा के ऊपर, इस स्केलेरा के ऊपर जो है कि एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, पतला झिल्ली टाइप का, पतला झिल्ली टाइप का लेयर रहता है। तो इसी स्केलेरा के ऊपर क्या है? एक लेयर होता है, एक लेयर होता है। उसी लेयर को कहा जाता है नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। उसी के लेयर को कहा जाएगा कंजक्टिवा। तो ये जो क्वेश्चन है आगे देख रहे हैं, आइरिस तो समझ गए, आइरिस समझिए, ये आंख है, तो मिडिल वाला भाग ब्लैक रहता है। उसके बाद जो ये वाला भाग होगा, ये जिस कलर का होगा उसी को आइरिस कहेंगे। आइरिस क्या होता है? बीच वाला गोल वाला भाग है, इसके चारों तरफ ये जिस कलर का होगा वही डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का आंख का रंग क्या होगा। अब बाकी जो इसके चारों तरफ व्हाइट व्हाइट हो गया, इसी में होता है स्केलेरा। स्केलेरा होता है। और इसी स्केलेरा के ऊपर लेयर होता है, उसी को नेत्र श्लेष्मा कहता है, उसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। कि जब आंख में धुल जाएगा ना तो यही हिस्सा, ये है कि व्यक्ति का ये वाला हिस्सा सूज करके खुल जाता है। एक ह्यूमन आई अगर बनाए तो समझिए ये ब्लैक होता है, इसके चारों तरफ वाला हिस्सा जिस कलर का होगा उसी कलर का आंख दिखेगा। और उसके बाद ये इसमें धुलकन जाता है, इसमें, इसको स्केलेरा कहते हैं। स्केलेरा के ऊपर एक लेयर रहता है, उसी को नेत्र श्लेष्मा कहा जाता है, उसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। कंजक्टिवा कहने का मतलब कौन है? ये स्केलेरा के ऊपर का लेयर है। तो आंखों में जब धूलकन चला जाएगा तो वही कंजक्टिवा सूज जाता है। तो आइरिस समझ गए, कलर डिसाइड करेगा। और गुलाबी रंग होकर के सूज जाता है, गुलाबी रंग होकर के सूज नहीं जाता है। कंजक्टिवा पिंक कलर का लेयर ही होता है। कंजक्टिवा क्या है? नेत्र श्लेष्मा जिसे जो होता है, तो गुलाबी रंग का होकर सूज नहीं जाता है, वो पतला लेयर ही क्या होता है? थिन लेयर होता है, एकदम पतला लेयर, थिन लेयर ही पाया जाता है। स्केलेरा के ऊपर थिन लेयर ही रहता है, जिसको कि कंजक्टिवा कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन के, बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? देखिए दूध, ठीक है ना, दूध का निष्कासन कभी भी कहेगा, और स्तन में दूध का निष्कासन तो ऑक्सीटोसिन होता है। गाय भैंस में भी दूध का निष्कासन कहेगा तो ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, दूध कभी भी दूध का निष्कासन का बात करेगा तो ऑक्सीटोसिन। ये गाय
गाय भैंस कभी दूध का निष्कासन करेगा तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नवजात शिशु को माँ दूध पिलाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही दूध का निष्कासन होता है। यह क्या है? हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही क्या होता है? दूध का निष्कासन होता है। दूध का निष्कासन। ठीक है दोस्तों, आगे इसके आगे वीडियो नेक्स्ट लेके आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कि चीज को समझने में, लेकिन आप डे बाय डे बेहतर अपने आप को फील कीजिएगा। अगर इस बुक को क्या करना है कि बुक को ओपन कर लीजिए, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते चलिए। जहां जरूरत पड़ता है लिखने का तो लिख लिया कीजिए, नहीं तो वीडियो को रिवाइज करके देख लिया कीजिए। क्या है कि अभी नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह से फायदा करेगा। आप लगातार बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि कितना फायदा करेगा। जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो पता चलेगा कि कितना फायदा पहुंचा उससे। एक कंटिन्यू पेशेंस रखना होगा, कमर कस से बैठना होगा, और पेशेंस रखिएगा तो हम भी इसी का विश्वास दिलाते हैं कि आप बेहतर बनिएगा, समय के साथ बेहतर बनिएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपने सोचने का तरीका चेंज होगा। और ये जो भी चीज पढ़ रहे हैं आप, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, ये इसका रिपीटेशन 75 बार मिलेगा। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, इसका 75 बार आपको रिपीटेशन मिलेगा। फिर कंजक्टिवा क्या है बता ही दिए, इसका रिपीटेशन नहीं मिलेगा। लेकिन है बढ़िया चीज कि स्केलरा के ऊपर का कवर होता है और गुलाबी कलर का ही होता है, दिखता ही लाल पतला। किसी दिन शॉर्ट्स वीडियो में उसको बताएगी, आपको दिखाएंगे उसका इमेज। आइरिस बताए हैं कि आइरिस क्या होता है। फिर आइरिस वही कि ब्लैक बीच वाला सबका होता है। ये जो ये सबका ब्लैक होता है, ये पोर्शन सबका ब्लैक होता है, ये वाला में कलर डिसाइड करता है। यही भूरा हो जाता है तो भूरा आँख का हो जाता है। तो ठीक है, बने रहिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, बेहतर डे बाय डे बेहतर अपने आप को फील कीजिएगा। और एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अगर रीड करना रहे तो 1 घंटा में 5 पेज बोल रहा है, 10 पेज 20 पेज 10 पेज रीड करते हुए पार कर जाएंगे, लेकिन क्या फायदा नहीं है उससे फायदा नहीं है। वैसा आपको रीड करता हुआ वीडियो बहुत सारा है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एम है एक्सप्लेन करना है, किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा सब कॉन्शियस माइंड में डाला जाए और इसको आप जल्दी कंक्लूड कीजिए। तो किताब को निकाल करके सामने से वीडियो चला करके देखिए और जो जरूरत है उसको नोट कीजिए। थैंक यू। आगे फिर आते हैं वीडियो लेकर के। धन्यवाद।